Hello students, good afternoon everyone. How are you? And welcome to our online class done by our Lovedale Secondary School. And today I will be taking class of 10th history subject and the first chapter, the rise of nationalism in Europe. So आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और आपको पता ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन फैमिली का लुइस किंग 1 2 3 ये लोग का 14 लुइस 14 आपने पढ़ा होगा, किंग लुइस। सो ये नेशनलिज्म जो है यूरोप में, ये ऑल ओवर यूरोप का है। कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया और नेशनलिज्म है क्या, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म अ फीलिंग फॉर आवर कंट्री, अ लव, मतलब कि हमारे देश के प्रति प्यार, हमारी देश के प्रति जो एक यूनिटी रहती है, सम्मान रहता है, उसे बोलते हैं नेशनलिज्म, जिसे पेट्रियटिज्म कहते हैं। अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर नेशन, अ फीलिंग of love or pride for our nation. So for our nation or our nation state, okay, तो नेशनलिज्म ये है कि एक फीलिंग है, लव है, प्यार है हमारे देश के प्रति और एक हमारे नेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि पहले जो है डेमोक्रेसी था, नहीं, पहले जो था ऑल ओवर इंडिया का ही ले लो या यूरोप का ले लो, तब कोई डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था। देयर वाज अ मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम को पता है, जो राजा महाराजाओं का शासन था, मतलब वो लोग का ये था कि मतलब जंग करो और लड़ाई करो, फिर वहाँ की जो भी टेरिटरी है वो अपने अंदर ले लो, फिर उसके ऊपर राज करो, शासन करो। तो पहले ये सब मोनार्की सिस्टम था। देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन एनी ऑफ द कंट्री। तो ये नेशनलिज्म फीलिंग कब आया? तब जब इन लोग को लगा कि नहीं, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। पहले एरिस्टोक्रेसी का क्लास था। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हाई क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के पीपल्स होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं एंड 98% जो पूरी प्रॉपर्टी रहती है, वेल्थ रहती है, वो उन्हीं के पास रहती है। तो जो गरीब रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या था कि सबको लगा कि नहीं, हमारे कंट्री में नेशनलिज्म और जो डेमोक्रेसी है वो आना चाहिए। तो उस समय में जो डेमोक्रेसी लाने के लिए जो उभर के आए वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो थे, ये पहले आए उभर के। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को बोला कि नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी खत्म करूंगा। और ये एक आए, इन्होंने लोगों को काफ़ी अच्छी सहूलियत भी दी, काफ़ी हेल्प किया। ये सोचा कि नहीं, मैं आप लोग के लिए सब कुछ ना कुछ लाऊंगा, कुछ सुधार लाऊंगा। इनका ये क्या था? इनका ये एक कहना था कि ये अच्छी तरीके से लोगों को काफ़ी चेंजेस लेके आए। जैसे इन्होंने क्या किया? टैक्स सिस्टम हटा दिया। देन काफ़ी अच्छा इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन लाए। देन इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन अच्छा किया। बट जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो एक बहुत सख्त, मतलब कि पूरी जो पावर थी वो इन्हीं के पास थी। ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो जो इनके कहने पे चले, इनके इशारों पे चले। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा सुधार लाते लाते अच्छा तो किया, बट वो कुछ गलत भी थे, मतलब वो गुड भी थे। सो ही वॉज गुड एंड बैड ऑल्सो। बैड क्यों थे? बैड ये थे कि इन्होंने सिविल कोड लाया। नेपोलियन ने सिविल कोड क्या था कि सिविल कोड, और जिसे हम कह सकते हैं नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड एंड नेपोलियन कोड जो था कि ये चाहते थे
कि इन्होंने ये सिविल कोड जारी करने से इनका ये मतलब था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, वो आर्मी ज्वाइन कर ले, मतलब आर्मी ज्वाइन कर ले। और आर्मी ज्वाइन करने की जरूरी तो नहीं है कि हर लोग आर्मी ज्वाइन कर ले, वो चाहते थे कि इनकी जितनी भी प्रोविंस है, जहां तक इनका राज है, वो बढ़े। तो ये अपना प्रोविंस बढ़ाने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो लोगों को उकसा रहे थे। एंड उन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंसरशिप लाया। सेंसरशिप मतलब कि ये he brought an censorship, he brought an censorship। तो सेंसरशिप ये था कि अगर ये जो नेपोलियन है, अगर इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ अगर कोई जनता बोलता है या कोई कुछ कहता है, तो ये उसका खात्मा कर देते थे। मतलब अगर इनके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनकी जो अच्छाइयां हैं वही ठीक है, जो इनकी बुराइयां थी वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो ये क्या करते थे, जो इनके खिलाफ आवाज उठाते थे वो इनको सेंसरशिप में लेके आते थे, वो उनका खात्मा कर देते थे, उनको मार देते थे, या उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। तो ये सब क्या था, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसके वजह से ये जो था नेपोलियन, ये लोगों के दिल में, लोगों की नज़र में बुरे बनते गए। फिर इसने क्या किया, नेपोलियन ने वो चाहते थे कि उनका प्रोविंस आगे बढ़े, उनका जो भी टेरिटरी है वो आगे बढ़े। तो उन्होंने एक सारे कंट्रियों से वॉर किया। तो वॉर कब किया उन्होंने, वॉर ही स्टार्टेड एंड वॉर इन 1815। तो 1815 में क्या होता है, नेपोलियन स्टार्टेड अ वॉर, नेपोलियन स्टार्टेड अ वॉर। तो ये क्या करता है कि 1815 में जब इन्होंने वॉर स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री हो या दो कंट्री हो, या पहले से ही कोई डिफाइंड कंट्री थी, अमेरिका था या कैसे क्या ऑस्ट्रेलिया था, जर्मनी था, नहीं, पहले कोई कंट्री नहीं थी। पहले सारी मोनार्की सिस्टम थी। पहले पूरा एक यूरोप था जिसे हम पर्शिया कहते थे, पर्शिया मतलब प्रूशिया। तो जो वॉर इन्होंने स्टार्ट किया सब कंट्रीज के साथ, तो वो कंट्री थी PRAB, प्रैब। अब ये भैया प्रैब क्या होता है, व्हाट इज द प्रैब? प्रैब मीन्स प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो ये क्या किए नेपोलियन ने, ये चारों कंट्रीज के साथ इन्होंने वॉर स्टार्ट किया। और जो वॉर स्टार्ट किया उस वॉर को हम कहेंगे वाटरलू। द वॉर विच वॉज स्टार्टेड विथ नेपोलियन, दैट वॉर इज वाटरलू। तो ये जो वॉर था ये वाटरलू वॉर था। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी सारी कंट्रीज और नेपोलियन के साथ वॉर करेंगी, ऑब्वियसली नेपोलियन को वॉर हारना ही था। और जब नेपोलियन वॉर हार गया, तो इन विच नेपोलियन को डिफीटेड इन वॉर। सो नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन वॉर। तो जब वॉर आया, तो ऑब्वियसली जब ये कंट्रीज जीती, तो इन्होंने क्या सोचा कि नहीं, कोई चेंजेस नहीं लाना है, जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसे मोनार्की सिस्टम था वैसे ही मोनार्की सिस्टम रहेगा, एंड कोई भी डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो कंट्रीज है, इन्होंने साथ में वैसे ही जैसे मोनार्की सिस्टम था वैसे चालू किया। अगेन फिर जो बर्बन डिनेस्टी थी, जो बर्बन डिनेस्टी मतलब जो लुइस की बर्बन फैमिली थी, डिनेस्टी थी, जो 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, बर्बन डिनेस्टी थी, वो वापस से रीसॉर्टेड हो गई। मतलब कि वापस से इनका जो डिनेस्टी है, इनका जो शासन है, इनका जो वंश है, वापस से वही डिनेस्टेड इन मोनार्की सिस्टम। तो जो राजा महाराजाओं का जो राज था, वो मोनार्की सिस्टम जो था वो वापस से आ गया। सो आई एम नॉट गोइंग डेप्थ इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में मैं पूरा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, आप लोग को ऊपर से समझा दे रही हूँ कि नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में, और पहले नेशनलिज्म कहाँ आया। द फर्स्ट नेशनलिज्म वाज स्टार्टेड इन फ्रांस। तो नेशनलिज्म पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, फ्रांस में स्टार्ट हुआ। ओके,
So we'll now study about the France. So nationalism is a patriotism, a feeling of love or pride for our nation state. नेशन स्टेट क्या मतलब कि हमारे नेशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए एक यूनिटी, मतलब यूनिटी मतलब कि सबका एक कॉमन होना, कॉमननेस की मतलब सेम लैंग्वेज भी सेम हो, सबका कल्चर एक हो, ट्रेडिशन एक हो, सो इसे बोलते हैं यूनिटी, कॉमननेस इन आवर नेशन स्टेट। सबकी सोच एक हो, सबकी थिंकिंग एक हो। सो नेपोलियन बोनापार्ट आए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया, टैक्स सिस्टम किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, कम्युनिकेशन किया, बट ये सब अच्छा करने से उन्होंने जो भी किया अपने तरीके से किया, मतलब जो वो चाहते थे अपने वे में चाहते थे, बट ही वॉज गुड बट ही वॉज बैड ऑल्सो। उन्होंने सिविल कोड लाया, दैट इज नेपोलियनिक कोड। ये चाहते थे कि इसमें, ये सिविल कोड था, ये आर्मी का था, ये चाहते थे कि सारे लोग आर्मी में आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोग आर्मी में आ जाएंगे, नो। सो इन्होंने एक सेंसरशिप भी लाया, बट द सेंसरशिप वाज दैट कि अगर इनके खिलाफ कोई बोले या कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको वो खत्म कर देते, उसको खात्मा कर देते थे। सो ये सब क्या है, लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। फिर 1815 ये क्या चाहते थे, अपनी टेरिटरी बढ़ाए, अपनी प्रोविंस बढ़ाए, तो उसको बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने वॉर स्टार्ट किया इन कंट्रीज के साथ, और जिस वॉर को उन्होंने स्टार्ट किया वो वॉर को वाटरलू बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट वॉर नेपोलियन डिफीटेड इन वॉर, तो नेपोलियन जब वॉर में डिफीटेड हो गए, सो बourbon डायनेस्टी restarted and restarted the monarchy system. Okay, तो जो मोनार्की सिस्टम था वो वापस से चालू हो गया। एंड देन अगेन ये कंट्रीज ने बोला कि जैसा था वैसा ही रहेगा, देयर वर नो चेंजेस इन एनी ऑफ द टेरिटरीज। ओके, नाउ विल कंटिन्यू। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर्स के, तो 6 मेन पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू टेल यू एंड अंडरस्टैंड यू। द फर्स्ट जो रेवोल्यूशन था, जो पहला रेवोल्यूशन था वो यूरोप में, वो फ्रांस में आया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आइडिया था नेशन स्टेट का, वो फ्रांस में आया। एंड द सेकेंड पॉइंट वाज कि फ्रांस में चाहते थे, नेपोलियनिक कोड आया था, वही फ्रांस में जो नेपोलियनिक कोड था, प्रोविंस को बढ़ाना चाहते थे, तो उनके खिलाफ आवाज जो उठ रहा था उसको भी वो दबाना चाहते थे, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। देन द सेकेंड वाज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके बाद जो हुआ कि अब यूरोप को एक नेशनलिज्म बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में एक कंट्रीज थी, बहुत सारी कंट्रीज थी, तो इसको जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पोलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सभी कंट्रीज थी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी। तो 18th सेंचुरी में जरूरी था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना। तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड देयर वर नो डाइवर्सिटी एंड इन कंट्री, एंड जो यूरोपियन कंट्री था उसका एक स्ट्रक्चर हुआ। तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज? यूरोपियन में ऐसा था कि एक स्ट्रक्चर बना। तो ये स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन का? इसमें 3 स्ट्रक्चर थे। फर्स्ट में जो है एरिस्टोक्रेसी आते हैं, ओके, द फर्स्ट स्ट्रक्चर। एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर वाज, जो मेजर प्रॉब्लम था वो था मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास मतलब जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्रीज, ओके। एंड तो जो थर्ड क्लास था, इसमें जो है एजुकेटेड लोग आते हैं। द थर्ड सेक्शन जिसे हम कहते हैं, इस थर्ड सेक्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। तो इसमें जो थे थर्ड सेक्शन में, इसमें क्या थे, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। जैसे इसमें डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर्स, वर्कर्स, टीचर्स, एंड और जो अलग जो थे वो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे। न्यू मिडिल क्लास के लोग थे जिसे हम कह सकते कि पोएट्स भी रहते थे,
जो कविताएं कहते थे, पोएट्स, तो ये लोगों की वजह से क्या है कि ये लोग तो पढ़े लिखे लोग थे, तो इन लोगों की वजह से क्या है जो यूरोप में नेशनलिज्म आता है, इन लोग की सोच की वजह से, इन लोग की थिंकिंग की वजह से। सो इन मिड 19th सेंचुरी, in mid 18th century, Europe, Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, ये किसमें थे? ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में थे। तो ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज क्या होते हैं? इसमें जो थे वो अमीर लोग थे। अमीर लोग मतलब रिच पीपल, जो राजा महाराजा नहीं थे, वो रिच पीपल, इनके काफ़ी मतलब लैंड्स भी ज़्यादा थे और इनके पास 98% की पूरी वेल्थ थी, काफ़ी अमीर थे। एंड और ये लोग लैंडलॉर्ड्स भी थे, दे वर लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो, मतलब ये ज़मींदार भी थे। सो इनके पास जो भी था वो इनका डोमिनेटिंग था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, इनकी सुनवाई ज़्यादा होती थी। और जो भी राइट्स रहती थी, पहले क्या था, वोटिंग नहीं था, कोई सरकार नहीं चूज करता था, कोई वोटिंग नहीं था, किसी को राइट नहीं था कि कोई वोट कर सके, कोई सरकार चूज कर सके। तो जो भी राइट्स थी वो किसके पास थी? वो एरिस्टोक्रेसी क्लास के पास थी। तो इन लोग के पास क्या था? ऑल राइट्स था, देयर वर ऑल राइट्स इन एरिस्टोक्रेसी पीपल। तो इन लोग के पास काफी ज्यादा राइट्स थी। और जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो पीजेंट्स के पास थे, पीजेंट्स थी लोग के पास। तो ये लोग क्या थे? ये लोग लोअर क्लास के थे, दे वर लोअर क्लास। जो पीजेंट्स थे ना वो लोअर क्लास के थे, लोअर क्लास थे। ये लोग लैंडलेस पीपल थे, ये लोग जो क्या थे, ये लैंडलेस पीपल थे, इनके पास कोई जमीन नहीं थी एंड देयर वर नो राइट्स। इन लोगों के पास क्या थी? कोई भी राइट्स नहीं थी। तो ये जो पीजेंट्री थे ना, दे वर दिस आर द मेजर प्रॉब्लम्स, ये मेजर प्रॉब्लम्स थे यूरोप में। तो अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नेशनलिज्म है, वो कैसे आए? सो आई रीड द 2-3 पॉइंट्स ताकि आप लोग को समझ में आ सके। सो autocratic monarchies within the territories live diverse peoples. They did not see themselves as sharing the collective identity and belonged of ethnic groups. तो ये लोग के क्या था? ये लोग के पास काफी ज्यादा डाइवर्स प्रॉपर्टी थी, ये लोग के पास खुद की आइडेंटिटी थी, इन लोग की खुद की कॉमन कल्चर थी। फॉर एन एग्जाम्पल क्या था कि थोड़ा सा ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स थे। तो ऐसा नहीं था कि एक ही पीपल थे, पूरे यूरोप में बहुत सारे स्पीकिंग पीपल्स थे, जर्मन स्पीकिंग थे, पॉलिश थे, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग थे, रशियन थे। सो देयर वाज नो कॉमन लैंग्वेज, नो कॉमन कल्चर। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना जरूरी था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट है, वो इनको जाता है, जो थर्ड सेक्शन के लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो पढ़े लिखे थे, जो टीचर्स थे। तो इनका एक न्यू मिडिल क्लास था, तो इनकी सोच अलग थी। तो इन लोग की वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया है। सो लास्ट ये हमारा लेक्चर है, इसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ। So in our history the chapter is very lengthy, so I will go by topic wise. So in next lecture after industrial revolution I'll continue. I hope you understand. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, नहीं समझ में आई हो, कोई टॉपिक ऐसा हो, so please you can easily contact me and ask me कि मैम I didn't understand, I didn't get your points. I hope you understand. Bye, good luck and stay healthy, stay at home.